तरह से सामाजिक कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, हिमांशु कुमार का मामला आज सामने हमारे आया ही है। वो आदिवासियों की व्यथा लेकर गए थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने एक बहुत ही नृशंस कार्रवाई की थी और उसकी याचिका लेकर गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज तो किया ही, उन पर जुर्माना भी ठोक दिया। तो ये क्या डराने के लिए है कि कोई भी ऐसे पिछड़े दलितों आदिवासियों की आवाज को न उठाए, उनके लिए काम न करे और ऐसा कोई भी मामला न उठाए जो सरकार के खिलाफ जाता हो। बिल्कुल सही है कि व्यवस्था पर सवाल उठाना ये तो संवैधानिक बुनियादी अधिकार में से एक अधिकार है। और अगर हम लोग नागरिक हैं, मतदाता ही केवल नहीं है, तो हमारा जो कर्तव्य बनता है संवैधानिक अधिकारों को लेकर हर नागरिक को वो अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए आवाज उठाना। और आवाज उठाते उठाते अगर जरूरी पड़े संवाद नहीं हो तो संघर्ष पे उतरना पड़ता है। अब संघर्षों में मैदानी और कानूनी दोनों संघर्ष करने पड़ते हैं। अब कानूनी संघर्ष में भी अगर हमारी जो याचना होगी, प्रार्थना होगी, उसको गहराई से सुनकर इन्वेस्टिगेशन यानी एक जांच करवाकर फिर निर्णय लेना, और अगर खारिज हो गया एक हमारा जो एक अपेक्षा होगी या जो विश्लेषण होगा और जिससे कुछ दोषारोप भी होंगे, संदेह व्यक्त किया जाएगा, जिस पर आखिरी निर्णय तो न्यायपालिका दे सकती है। हम मानते हैं वो जनतंत्र का स्तंभ है, लेकिन याचिकाकर्ता पर ही दोषारोप करना या उन्हें जेल या जुर्माना करवाना, ये तो कभी भी संविधान के चौखट में मंजूर नहीं हो सकता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की सरकार, खास करके केंद्र की और कुछ राज्यों की, संघर्ष करने वाले, संगठन बनाने वाले, जनशक्ति का आधार लेकर व्यवस्था के अर्थशास्त्रीय हो, राजनीतिज्ञ हो, किसी भी निर्णय पर, कानूनों के बदलाव पर सवाल करने वाले ऐसे समुदायों को, ऐसे संगठनों को चाहते ही नहीं। और इसीलिए जो एक कैटालिटिक रोल, एक मध्यस्थता की या दुआ बनने की और प्रतिनिधित्व करने की, चुनावी राजनीति नहीं तो जन आंदोलनों की राजनीति के तहत जो कार्य करते हैं, जो कोशिश करते हैं, उन सब लोगों को उनको रास्ते से हटाने की ही पूरी इच्छा होती है। उनका निर्णय वही है और इसी के तहत एक न एक प्रकार के सो कॉल्ड जनतांत्रिक माने गए ऐसे मोर्चों का उपयोग किया जाता है। अगर सांसद भी है तो उनको संसद से बहिष्कृत करना, काफी समय तक बाहर रखना अगर उन्होंने अंदर आवाज उठाई तो, और अगर कार्यकर्ता है तो उनको बस जेल बंद करके उनके साथ जुड़े हुए जनता को एक प्रकार से अनाथ बनाना। ये बात बार बार हो रही है और इसको ही कहते हैं फासिज्म। क्योंकि अगर आप आजादी नहीं मानते हैं, आप अगर अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हर जजमेंट में कहा जाता है एविक्ट द स्लम ड्वेलर थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेकिन ऐसा जब खोरीगांव जैसी स्थिति में नहीं होता है तो निश्चित ही कि ये इलीगैलिटी इन कुछ जजमेंट्स में दिखाई देती है, जिस पर आज बहुत सारे भूतपूर्व न्यायाधीश भी टिप्पणी कर चुके हैं। हमारे जैसे कार्यकर्ता ने भी बहुत अनुभव किए हुए हैं। जी, तो अभी तक आप एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल कर चुकी है। मैं आपको बता दूं, आपने फांसीवाद का उल्लेख किया है, तो ये मैं गिनती कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैंने सुना और नहीं। मेरे ख्याल से तानाशाह है, तानाशाही है तो फांसीवाद भी होगा। अच्छा, अब मैं अगले प्रश्न पे आता हूँ। ये शब्दों को तो बहिष्कृत नहीं कर सकते हैं। शब्द किसके बारे में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये शब्द क्या सच्चाई प्रकट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या कुछ झूठे आरोप लगाने के लिए, इसकी जांच होकर फिर निर्णय लिया जाए कि क्या करे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वालों पर आजकल फेसबुक पर कुछ जो फेसलेस कम्युनिकेशन होता है उस पर भी लिखने वाले जुबैर को अगर जेल में डालते हैं और दिशा रवि जैसे को अगर पर्यावरण के मुद्दे पर वो जो बोलती है आधार लेती है उसके लिए भी आरोप भुगतने पड़ते हैं, तो फिर निश्चित ही अब ये एक नई साजिश सामने आ रही है
और गलती से भी कोई अगर ये शब्द इस्तेमाल करेंगे तो भी सजा होगी। और अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर अगर इन शब्दों के साथ हम लोग सत्ताधीशों को ही नहीं, उद्योगपतियों को, कॉरपोरेट्स को, जैसे किसान आंदोलन में हुआ, तो अगर हम लोग दोषारोपित करेंगे तो भी सजा होगी, ये निश्चित। पर क्या ये संवैधानिक है, क्या ये मानवीयता है, क्या ये अभिव्यक्ति के आधार पर आजादी देने की बात है या छीनने की बात है, इस पर सोचकर इस पे ऊपर भी देश की जनता ने आवाज उठाना मुझे तो जरूरी लगता है। जी।